हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल प्रेप। हम हमारी न्यू एनसीईआरटी सीरीज जो 7th क्लास की एनसीईआरटी हमने शुरू करी थी उसके फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर इन दिस वीडियो लेक्चर व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अब वेदर के बारे में ये जो चैप्टर है वो बात करता है। सबसे पहले देखते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर इज अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस का। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का स्टेट, उससे पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। किसी भी प्लैनेट की अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो सराउंडिंग गैसेस उस प्लैनेट के अराउंड सराउंडिंग गैसेस होती हैं उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। एंड इन द केस ऑफ अर्थ हमारी इस सराउंडिंग गैसेस को हम बोलते हैं एयर। तो द लेयर ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम बोलते हैं वेदर। अब इसको हम एक और टर्म आती है दैट इज नोन एज द क्लाइमेट, उससे डिफरेंशिएट करते हैं। जब यही स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना लेके एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच वेरीज फ्रॉम 30 to 40 ईयर्स, तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए जब हम ये वेदर की कंडीशंस को या स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारा वेदर और क्लाइमेट के बीच में। एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसको हम मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है दैट इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के बारे में ही इस चैप्टर में बात करी गई है। और भी हमारे पास लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, तो ये हमारे पास लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर हमारी अर्थ के पास प्रेजेंट होती है। इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये 6 to 18 किलोमीटर्स ये ग्राउंड से इसकी थिकनेस वेरी करती है। मतलब ग्राउंड से ऊपर 6 to 18 किलोमीटर्स तक हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है। इसकी थिकनेस भी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है इक्वेटर पे जो इसकी थिकनेस है और पोल्स में जो इसकी थिकनेस है उसके बीच में। तो ये बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा लेस थिक है एट द पोल्स, क्योंकि हमें पता है पोल्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, जब भी बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है तो एयर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, एयर हैवियर हो जाती है। तो एयर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो पोल्स पे एटमॉस्फेयर की ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसकी थिकनेस कम रहती है। जबकि अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई रहता है। हाई टेम्परेचर की वजह से एयर के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर मूव करने लग जाते हैं। इसकी वजह से जो इसकी ओवरऑल थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस ज्यादा होती है, पोल्स पे जो होती है ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस होती है वो मिनिमम होती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वेदर को डिफाइन करते हैं। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारा जो ट्रोपोस्फेयर वेदर की कंडीशंस है वो डिफाइन होती हैं। तो एलिमेंट्स हैं इसके टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है। टेम्परेचर, एक बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है या ठंडी है। द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब वो कितना ज्यादा गर्म है या ठंडा है उसका टेम्परेचर बताता है। प्रेसिपिटेशन होता है किसी भी फॉर्म का, एनी फॉर्म ऑफ वाटर, जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेल, जो स्काई से नीचे अर्थ की तरफ गिरते हैं वो हमारी प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में आ जाता है। अब रेनफॉल हमें पता है, स्लीट यहाँ पे दिया गया है, जब फ्रोजन रेन के फॉर्म में फ्रोजन या पार्शली फ्रोजन रेन जो है वो अर्थ पे गिरती है, दैट इज द स्लीट। और हेल होता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ द आइस जो हमारे स्काई से गिरते हैं रेन की तरह, वो हेल होते हैं। और देन वाटर वेपर जो है, वाटर ही हमारी गैसियस फॉर्म में वाटर को ही वाटर वेपर बोला जाता है। तो दीज आर सम फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। फिर देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी एयर का वेट हमारे ऊपर या हमारे सराउंडिंग में लग रहा है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी हमारे वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विंड की अगर बात करें तो एयर, मूविंग एयर को एग्जैक्टली विंड बोला जाता है। विंड की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो एयर है वो मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सम ऑफ द वेदर फिनोमेनास। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी, कितना ज्यादा एयर में वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में एयर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी भी हमारे लिए वेदर फोरकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में वेदर फोरकास्ट पहले एंशिएंट टाइम से अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके करा जाता था, बट विद टाइम क्योंकि हमारी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट आया है तो मेट्रोलॉजिस्ट ने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को आजकल हम यूज करते हैं फॉर द वेदर फोरकास्टिंग पर्पस। जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर को अब थर्मोमीटर से यूज करा जाता है। वेरियस काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जिससे हम टेम्परेचर को
मेजर कर सकते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, देन केल्विन में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो वेरियस यूनिट्स हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं और मीन डेली टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर बताती है कि कितना ज्यादा लोएस्ट एंड कितना ज्यादा हाईएस्ट एक टेम्परेचर हमारा एक पर्टिकुलर 24 आवर्स के टाइम में या पर्टिकुलर टाइम जिसमें हम मेजर कर रहे हैं उसमें हमारा टेम्परेचर कितना ज्यादा हाईएस्ट और लोएस्ट रहा है, वो होती है रेंज ऑफ टेम्परेचर। और मीन डेली टेम्परेचर में एक डे के टेम्परेचर में हाईएस्ट टेम्परेचर प्लस लोएस्ट टेम्परेचर को अगर हम उसका मीन निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करके हम एक मीन डेली टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं अबाउट द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यूज वो मेजर करा जाता है बाय अ डिवाइस नेम एज द रेन गेज। रेन गेज में क्या होता है, इसमें जितनी भी रेन आएगी वो इस फनल में कनेक्ट हो जाएगी और वो जितना ज्यादा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि वो 5.5 mm का यहाँ पे वो फिल हुआ है, ये फनल फिल्ड हुआ है, तो इसका मतलब है कि 5 mm ऑफ रेनफॉल यहाँ पर हुई है। तो इस तरीके से हम रेन गेज का यूज करके रेनफॉल को मेजर करने का या प्रेसिपिटेशन को मेजर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर हमारा जो एयर है हमारे सराउंडिंग पे या हमारे ऊपर लगा रही है, दैट इज नोन एज द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को एक डिवाइस विच इज नोन एज द बैरोमीटर को यूज करके हम एयर प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं और इसकी जो कॉमन यूनिट होती है दैट इज नोन एज द मिलीबार। बार इज द यूनिट जो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होती है और एयर प्रेशर को हम जनरली मिलीबार, जो कि जिसको हम MB इन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उससे हम मेजर करते हैं। जो हमारा कॉमन एयर प्रेशर है दैट इज 1013 मिलीबार और अगर इसको ये 1000 मिलीबार से कम हो जाए तो वो डिप्रेशन की कंडीशन इंडिकेट करता है, मतलब टेम्परेचर हमारा एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम है उस कंडीशन में। और जब भी हम हमारे सी की सरफेस के अराउंड हमारा जो एयर प्रेशर है वो मैक्सिमम रहता है। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे या हाइट पे जाते हैं, जब हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, एयर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होने लग जाता है। अब एयर का प्रेशर अगर रिड्यूस होने लग जाता है तो हमारे जो यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन की भी कमी आने लग जाती है, क्योंकि जो एयर है वो स्प्रेड हो गई है। अब वो स्प्रेड हो गई है तभी उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी उस स्प्रेडेड एयर से या कम प्रेशर वाली एयर से लेने में इतनी ज्यादा सक्षम नहीं होती, तो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज को विटनेस करती है। तो इससे क्या होता है, कुछ लोगों को पहाड़ी इलाकों में जो है ऐसी कंडीशंस देखने को, नोजिया जैसी कंडीशंस देखने को मिल जाती है, तो वो उन चीजों पे अडेप्ट इजीली नहीं कर पाते। इसीलिए ये रिकमेंड करा जाता है कि हमें जब भी हम ऐसे एरियाज में ट्रेवल कर रहे हो तो हमें कुछ गैप लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है उस कंडीशन के साथ अडेप्ट कर सके। तो उसको बोला जाता है एक्लिमेटाइज। एक्लिमेटाइज होता है कि वो जो न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस जो अब हम विटनेस कर रहे हैं उसको हमारी बॉडी उसके साथ अडेप्ट कर सके, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्लिमेटाइजेशन। तो एक्लिमेटाइज इसको बोला जाता है। तो विद द टाइम हम देखते हैं कि जब हम छोटे टाइम पीरियड के लिए ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां पे हमारा एयर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत एडेप्टेशन में टाइम लगता है, बट विद टाइम हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज कर जाती है, अडेप्ट कर जाती है। देन यहाँ पे एक बहुत ही हाईएस्ट मोटरेबल पास के बारे में बताया गया है विच इज द खारदुंगला पास। खारदुंगला पास हमारे लद्दाख में प्रेजेंट है। यहाँ पे एयर प्रेशर ये बता रहे हैं बहुत ज्यादा कम होता है, ये 5600 मीटर की हाइट पे है और इसका एयर प्रेशर 650 मिलीबार्स है। फिर भी यहाँ पे हमारे जो जवान होते हैं वो ऐसी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज इन सब चीजों से अडेप्ट कर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। खारदुंगला टॉप, ये खारदुंगला टॉप हमारे लद्दाख में प्रेजेंट है। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे हमारी एनसीईआरटी में हमें मिल रही है, यहीं पे आपको ये चीजें याद रख लेंगे। विंड हमने देखा था, विंड मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। अब इसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारी एयर जो है मूव कर रही है, और स्पीड भी इंपॉर्टेंट है कि किस स्पीड से हमारी जो विंड है वो मूव कर रही है। तो इसके लिए दोनों चीजों के लिए अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज होते हैं। वन वी हैव दिस, ये विंड वेन होता है, विंड वेन। और सेकंड जो स्पीड ऑफ द विंड को मेजर करने के लिए यूज होता है दैट इज नोन एज द एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब विंड वेन कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि ये इसकी टेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये जिस डायरेक्शन में हमारी विंड मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन में ये जो विंड वेन है वो मूव कर जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हम इसकी विंड की डायरेक्शन को पता लगा सकेंगे। फिर एनीमोमीटर किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ये रोटेट करते हैं जैसे जैसे विंड चलती है, और नीचे इसका यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताता है कि इसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल 1 आवर
बार में कितने ज्यादा इसने चक्कर लगाए हैं, कितने टाइम्स ये स्पिन हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम ये विंड की स्पीड को पता लगाते हैं। तो एनीमोमीटर से हमें विंड की स्पीड पता चलती है। तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के हम विंड की डायरेक्शन और स्पीड के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे वेदर का, दैट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कि हमारी एयर में कितना ज्यादा वाटर वेपर का कंटेंट प्रेजेंट है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं एक टर्म विच इज नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट क्या होता है? एक एयर का कंपाउंड है, एयर है। अब मान लीजिए इस एयर में ह्यूमिडिटी 0% है, कि 0% वाटर का एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल्दो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, किसी भी जगह की एयर में 0% ऑफ ह्यूमिडिटी नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंसेप्ट में हम मेजर करते हैं कि इस, अगर मान लीजिए एक एयर है जिसमें बिल्कुल भी वाटर का कंटेंट, वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, उस एयर के कंपैरिजन में, और 100% ऐसी एयर जिसमें सिर्फ वाटर का ही कंटेंट प्रेजेंट है, वाटर ही वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, उनके कंपैरिजन में कितने ज्यादा उस एयर में जो है परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो ड्राई रीजन्स में ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 to 40% तक वेरी करती है, जबकि ये ह्यूमिड रीजन्स में ये 60 to 80% तक ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरी करती है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। फिर हम इसको मेजर किस डिवाइस से करते हैं? द डिवाइस विच मेजर्स द ह्यूमिडिटी इज नोन एज द हाइग्रोमीटर। अब इस हाइग्रोमीटर से हम ये मेजर करते हैं कि हमारी जो एयर है उसमें कितना ज्यादा वाटर वेपर का कंटेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो अब हमने एक एक करके हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर देख लिए। एलिमेंट्स ऑफ वेदर को लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं फॉर दिस वेदर फोरकास्ट। तो वेदर स्टेशंस होते हैं हमारे, कुछ हमारे वेदर स्टेशंस होते हैं जो ये वेदर से रिलेटेड जो हमारे डिवाइसेस हैं उन सब डिवाइसेस को रखते हैं, सारे ही एलिमेंट्स ऑफ वेदर को ये मेजर करते हैं और फिर ये उनको आपस में मर्ज करके पता लगाते हैं कि हमारे वेदर की किस टाइप की कंडीशंस हैं। फिर ये उसी से वेदर फोरकास्ट का काम करते हैं कि किस टाइप्स का वेरिएशन हमारे वेदर की कंडीशन में विद टाइम देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑफ द ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस, AWS। ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वेरियस सेंसर्स को यूज करता है टू मेजर एंड रिकॉर्ड द वेदर डाटा। जो भी हमारे वेदर से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनको मेजर अपने आप से कर सकता है ये हमारा ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस। तो ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस किन किन फील्ड वालों के लिए यूजफुल है? जैसे हमारी एग्रीकल्चर के लिए, एविएशन, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन सब चीजों के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा वेदर का किस टाइप का फोरकास्ट है, वेदर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वेदर के एलिमेंट्स में किस तरीके का चेंज आएगा। उसी तरीके से हम अपनी जो फ्लाइट्स हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर की क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि 2023 में एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको NDMA बोला जाता है, उसने सेटअप करा था एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन ग्लेशियर लेक पे, जो कि सिक्किम में प्रेजेंट है, विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4800 मीटर। तो इतनी हाइट पे हमारे NDMA ने ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को इस्टेब्लिश करा था। तो ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको आप अपने मेंस में भी किसी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं और इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर मेट्रोलॉजिस्ट टाइम टू टाइम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए हमारे वेदर्स को फोरकास्ट करने का काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने वेदर वार्निंग दी थी। ये 2024 पे ये चार्ट बनाया गया है। तो ये चीजें यहाँ पे देखिए, सब डिविजन कलर यहाँ पे देखिए, तो ये नो वार्निंग का एक ग्रीन कलर दिखा रहा है और इस मैप में नो वार्निंग का कोई भी यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा। मतलब हमारी अगर वेदर फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी ना किसी तरीके की वेदर फोरकास्ट हमें बताता है कि इश्यूज हमारे पास है ही, कि हमें अलर्ट लेने की जरूरत है, हमें वार्निंग में कुछ एरियाज दी गए हैं। तो वेदर रिलेटेड अगर हम बात करें तो कहीं हीट वेव की, कहीं कोल्ड वेव की जो कंडीशंस है वो देखने को मिलती ही हैं। तो इससे हमें वेदर फोरकास्ट के बारे में पता चलता है और हमारे अपकमिंग आइडियाज को हम इससे एनालाइज कर सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम ये जो वेदर रिलेटेड जो नेचुरल कैलेमिटीज हमें इम्पैक्ट कर सकती हैं उसको रिड्यूस करने का काम कर सके। तो इसीलिए हमें ये वेदर फोरकास्ट के ऊपर जाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे सिविल्स प्रेप चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल्दो इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, मेघालय का प्लेट्यू हो गया, इस तरीके से बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। लेकिन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है वो उसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं।
पेनिनसुला रीजन ऐसा रीजन होता है जो अपनी तीन साइड्स में किसी ना किसी वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। अब क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, अपने ईस्टर्न साइड में, अपने वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी से, और अपने सदर्न साइड में इंडियन ओशन से सराउंडेड है। तो तीनों साइड्स इसकी जो होगी, इसकी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की तीनों साइड्स ही वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन बोला जाता है। पेनिनसुला क्योंकि ये तीन साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू प्रेजेंट है, इसलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इसको बोला जाता है। वेस्ट में अगर देखें तो हमारे पास जो माउंटेन हिल्स प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में हमारे पास इसी तरीके से ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो वेस्टर्न घाट्स मोर और लेस कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। अब इस गैप से हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स जो है वो फॉल करती हैं। रिवर्स जो आज आती हैं वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं, जैसे हमारी गोदावरी रिवर होगी, महानदी रिवर होगी, कावेरी रिवर होगी, तो ये रिवर्स हमारी यहाँ से जाती हैं। इसलिए हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है इन नेचर, वो कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि हमारा वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है इन नेचर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है हमारे वेस्टर्न घाट्स में, इसलिए वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर करा गया है। और नदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे अल्टरनेटिवली पूछा जाए कि हमारे महाराष्ट्र रीजन में हमारी वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री रीजन के नाम से, सह्याद्री हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ईस्टर्न घाट्स लोअर है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट्स। तो अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमारी वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो दो डिफरेंस हमने अब तक देख लिए कि हाइट जो है वो हमारी वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा है ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। देन अगर बात करें कि वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर व्हाइल ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं वो ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स। बिटवीन दीज माउंटेन लाइज द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है? अ वास्ट एरिया ऑफ द फ्लैट हाईलैंड्स, ये प्लेट्यू रीजन इन दोनों माउंटेन्स के बीच में, माउंटेन रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज मिलती हैं, हमारी रिवर्स मिलती हैं। रिवर्स के क्या होता है? रिवर्स इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाती हैं हमारी इस ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, या रादर हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में। इसके अलावा और भी यहाँ पे ये जो रिवर्स हैं इनकी वजह से हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल्स बड़े बड़े मिलते हैं, जैसे हमारा बहुत फेमस शरावती जॉग वाटरफॉल्स है जो हमारी शरावती रिवर पे प्रेजेंट है। तो ये वाटरफॉल्स की वजह से हम ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए पानी ले सकते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रिसाइड करती हैं। अब उन ट्राइबल कम्युनिटीज के भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि सांथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में जाती है, लेकिन अरेबियन सी में भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जाती हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी नर्मदा एंड तापी जैसी रिवर्स। ये हमारी जाके गिरती हैं इन द अरेबियन सी रीजन। देन यहाँ पे वाटरफॉल्स की बात मैंने आपको बताई दी है कि यहाँ पे वाटरफॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट में क्योंकि बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये डिक्लेयर्ड है। यहाँ पे वाटरफॉल का एग्जांपल दिया गया है, पावर हाउस वाटरफॉल, ये पैरी कैनाल, ये मुन्नार के पास केरल में प्रेजेंट है, ये वाटरफॉल दिखाया गया है। इसके अलावा अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाया जाता है लॉयन टेल्ड मकाओ, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये लॉयन टेल्ड मकाओ हमारी वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट में हमारा ये किंग कोबरा भी दिखाया गया है, जो यहाँ पे पाया जाता है। इंसेक्टिवरस प्लांट्स पाए जाते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। मतलब ये जो बेसिकली इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। और यहाँ पे ये कोल माइंस दिखाई गई हैं जो हमारे इस प्लेट्यू रीजन में प्रेजेंट है, और इस कोल से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे हम कोस्ट लाइन के बारे में। कोस्ट लाइन की बात करें, यहाँ पे ओल्ड डेटा दिया गया है, लेकिन न्यू डेटा हमें कहता है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है इट इज अबाउट 11,000 किलोमीटर्स इन लेंथ। तो 11,000 के पास हमारी कोस्ट लाइन है। अब इस कोस्ट लाइन के बाद अगर हम देखें तो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बाद में देखते हैं। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो स्प्रेड करता है स्टेट्स जैसे गुजरात से केरल तक की। इसमें इस वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं? तो हमारी सबसे पहले तो गुजरात ही आ जाती है, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और उसके बाद केरल यहाँ पे हमारी वेस्टर्न कोस्ट में आ जाती है। और इस वेस्टर्न कोस्ट में ही हमारी वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स।
जो छोटी रिवर से आती हैं, जो कवर करती हैं फीचर्स, कर्व्स, क्रीक्स, एस्ट्यूरीज बनाने का काम करती हैं। ये एस्ट्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो नर्मदा और तापी है, ये हमारी इस वेस्ट कोस्ट से जाते हुए ही हमारी अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। तो ये अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। फिर बात करते हैं अबाउट द ईस्ट कोस्ट। ये ईस्टर्न घाट्स और वे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करती है। गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक ये जाती हैं। इसमें मेजर रिवर्स जो हमारी ईस्ट कोस्ट से बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो है हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स। और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी हमारी ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी चिलिका लेक एंड पुलिकेट लेक। ये पुलिकेट लेक एक लैगून है। लैगून एक वाटर बॉडी होती है जो सॉल्टी वाटर की एक वाटर बॉडी होती है, उसको लैगून बोला जाता है। तो पुलिकेट लेक, चिलिका लेक ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक ओडिशा में है, पुलिकेट लेक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो है हमारी ईस्टर्न कोस्ट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारी कुछ ये रिवर्स होती हैं जो डेल्टाज का फॉर्मेशन करती है। मतलब ईस्टर्न, तो हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट में एक और डिफरेंस देखा कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो एस्ट्यूरीज का फॉर्मेशन करती हैं हमारी वेस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स में जो रिवर हैं वो डेल्टाज का फॉर्मेशन करती हैं। डेल्टा मतलब जब भी रिवर अपने सीज में, या यहाँ पे इस केस में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जब मर्ज होने वाली होगी, उससे पहले जब अपने सेडिमेंट्स को रिलीज करेगी एक लार्जर वाटर बॉडी में, जब हमारी शॉर्टर वाटर बॉडी जा रही होती है और अपने सेडिमेंट्स को रिलीज करती है, तो उसको बेसिकली डेल्टा बोला जाता है। और ईस्टर्न घाट्स में जाने वाली रिवर डेल्टाज का फॉर्मेशन करती है। तो ये थर्ड डिफरेंस है बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज इंडियन आइलैंड्स। अब आइलैंड्स को हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई करा है। हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अब उन आइलैंड्स में बहुत सारे हमारे पास वाइल्ड लाइफ मिलती है, ब्यूटीफुल बीचेस मिलते हैं, कोरल रीफ्स मिलते हैं, वोल्केनोज मिलते हैं, और बहुत सारी एंशियंट ट्राइब हमारी इन पर्टिकुलर आइलैंड्स में पाई जाती थी। आइलैंड्स की अगर बात करें तो हमारे पास ईस्टर्न साइड पे वी हैव द बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड पे वी हैव द अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल पे हमारे पास द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दैट इज नोन एज द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और अरेबियन सी पे हमारे पास लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बेसिकली मेजरली ये कोरल रीफ से फॉर्म्ड आइलैंड्स हैं, और अंडमान एंड निकोबार वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेजरली हमारे वोल्केनोज से बने हुए आइलैंड्स हैं। लेकिन कोरल रीफ्स वाले आइलैंड्स हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी मिलते हैं। लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है। अब आर्किपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कॉमनली आर्किपेलागो बोला जाता है। तो यहाँ पे ये एक अरेबियन सी में प्रेजेंट है, क्लोज टू द कोस्ट ऑफ मालाबार। मालाबार कोस्ट हमारी केरला की कोस्ट लाइंस को डिवाइड करा गया है अलग अलग स्टेट्स में, कोस्ट को डिफरेंट नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि केरल की कोस्ट को बेसिकली मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस नाम को आपने यही याद रख लेना है। फिर इसके बाद ये जो है यहाँ पे बहुत सारी, ये 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और मैंने जैसे आपको बताया ये कोरल्स का ही बेसिकली बना होता है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये 500 से ज्यादा बड़े और छोटे वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, और इसको दो डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करा जा सकता है। वन ऑब्वियसली वी हैव द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड सेकंड ऑब्वियसली वी हैव द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हमारा ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रखता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ऑफ द सेलुलर जेल्स। सेलुलर जेल में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स को बंद करके रखा जाता था, और यहाँ पे बेसिकली इसी को काला पानी की सजा बोला जाता था। तो ये सेलुलर जेल में ही इनको सजा दी जाती थी। फिर नेक्स्ट है द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, विच इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती है ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, जो यहाँ पे ही पाई जाती है। तो ये सुंदरबंस डेल्टा हमारे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसकी सीनिक ब्यूटी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म को ये अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। फिर यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में बताया गया, दैट इज शर्टसुक म्यूजियम फेस्टिवल। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में खासी पीपल जो है इसको मनाते हैं, और चेरापूंजी मेघालय में ये मनाया जाता है। तो ये वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन हमें, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही थोड़ी साइड में मेंशन है, किसी पिक्चर के नीचे मेंशन है, पिक्टोरियल फॉर्म में कहीं ना कहीं दिखाई गई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी का कोई पता नहीं लगता वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो ये चीजें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में मेंशन चीजों को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि शर्टसुक म्यूजियम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ये मेघालय के रीजन में ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। फिर द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लेट्यू रीजन में इंडिया में एक मेघालय प्लेट्यू भी है। और मेघालय प्लेट्यू के कुछ हिल्स हैं जैसे कि गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। तो ये हिल्स जो है वहां पे जो ट्राइब्स प्रेजेंट हैं उनके नामों पे इन हिल्स का नामकरण किया गया है। तो ये हिल्स हमारे लिए गारो, खासी, जयंतिया, दीज हिल्स आर पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। फिर इसके अलावा ये एक विलेज है मोलिंगनोंग विलेज। ये ईस्ट खासी हिल्स पे प्रेजेंट है जो मेघालय का प्लेट है, पार्ट है, सॉरी। इट इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर विलेज इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, और ये भी हमारी मेघालय के रीजन में ही, खासी रीजन में प्रेजेंट है। इसके अलावा लिविंग रूट ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये मैन मेड है, लेकिन वेरियस रूट्स को बना के इस तरीके का ब्रिज, रूट्स को जोड़ के इस तरीके का ब्रिज बनाया गया है इन दिस मेघालय रीजन ओनली। तो ये इसको ट्रीज की रूट्स के साथ ये ब्रिज बनाया गया है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लिविंग रूट ब्रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारा मेघालय में प्रेजेंट है। मेघालय के चेरापूंजी में वर्ल्ड से बहुत ज्यादा रेनफॉल आती है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आती है। तो इस तरीके से हमारा इंडिया में वेरियस जो रीजन्स हैं, वेरियस माउंटेन्स, प्लेट्यूज, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट के रीजन में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, और इन टर्न वो हमारी कल्चरल फैक्टर्स को भी इम्पैक्ट करने का काम करता है। इसीलिए इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है और हर एक एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली। इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।